रेडरस ऑफ पोइट्री। रेडरस ऑफ पोइट्री बेसिकली तौर पे ये पोइट्री का डिफरेंट किया है मॉडर्न दौर में शीमस सैनी ने। शीमस सैनी 1939 में वो पैदा होता है। मॉडर्न दौर में, आज के दौर में उसने पोइट्री का डिफेंड किया है। इससे पहले फिलिप सिडनी पोइट्री का डिफेंड कर चुका है 16वीं सेंचुरी में। उससे पहले एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स के अंदर भी पोइट्री का दफा किया था यूनान के दौर। यानी हर द्वार के अंदर पोइट्री को डिफेंड किया जाता है। यहाँ पे भी शीमस सैनी ने पोइट्री को मॉडर्न दौर में डिफेंड किया। और यहाँ पे जो रेडरस है, रेडरस के बेसिकली तौर पे दो मीनिंग है। पहला उसका मीनिंग है करेक्ट करना और दूसरा उसका मीनिंग है कंपेंसेट करना। या दूसरे अल्फाज में ये है कि इल्जामात को दूर करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेडरस, टू रिमूव द चार्जेस को दूर करना रेडरस का मीनिंग। स्टार्ट पे उसने द सब्जेक्ट दैट, पेज नंबर 134 है, द सब्जेक्ट दैट शीमस सैनी हैज ट्रीटेड द रेडरस ऑफ पोएट्री इज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट। ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, पुराने दौर में भी इसी बात को डिस्कस किया गया। बहुत से लोग फिलोसोफर साइंस और इस तरह के कुछ लोग थे जो पोएट्री को अटैक करते थे। फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, इवन हिस्टोरियन, दे डोंट लाइक पोइट्स, दे डोंट लाइक पोएट्री। ये जो फिलोसोफर थे, ये जो हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री लिखने वाले, फिलोसफी बनाने वाले, और जब साइंस आती है, जो साइंटिस्ट थे, ये सारे पोएट्री के खिलाफ थे। वो समझते थे कि पोएट्री एक नॉन प्रैक्टिकल काम है। वो समझते थे कि पोएट्री का कोई फायदा ही नहीं है, कोई अफादियत नहीं है पोएट्री। द नेचर एंड पर्पस ऑफ पोएट्री has been a subject of practical importance to everyone who has an interest in poetry। अब जिस बंदे को तो पोएट्री में इंटरेस्ट है, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ लोग पोएट्री में इंटरेस्ट लेते नहीं है, वो पोएट्स को भी अच्छा नहीं समझते, पोएट्री को अच्छा नहीं समझते। But by readers शीमस means reparation or satisfaction and compensation for a wrong sustained or a loss resulting against। वही बात, रेडरस का मतलब लिखा है यहाँ पे। रेडरस mean to compensate and to remove the charges। जो पोएट्री के ऊपर सीडू चार्जेस थे, उसको रिमूव किया। इसी का मतलब है रेडरस। रेडरस का मतलब होता है करेक्ट करना। रेडरस का मतलब होता है रिपेयर कर देना। कोई चीज खराब हो जाए तो उसकी मुरम्मत कर देना, ये रेडरस का मीनिंग है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में फिर उसने वर्ड रेडरस को पकड़ा। कहता है द वर्ड रेडरस मीन टू करेक्ट। रेडरस का मतलब है करेक्ट करना। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में रेडरस को डिफाइन ही करवाएगा। रेडरस का मीनिंग आपने लिखना है, इसको डिफाइन करना है पोएट्री के ऊपर अप्लाई करके। उसके बाद चंद लाइन्स छोड़ के नीचे रेडरस ऑफ पोएट्री, तीसरी लाइन का लास्ट है अगले पैराग्राफ का 135 पेज। तो रेडरस ऑफ पोएट्री मीन्स टू रिमूव और करेक्ट दोस फॉल्स नोशंस। रेडरस का मतलब है वो गलत नजरियात, ख्यालात को रिमूव कर देना या उसको करेक्ट कर देना। लाइन टू लाइन उसका मीनिंग लिखा हुआ। रेडरस का मतलब होता है टू रिमूव और करेक्ट दोस फॉल्स नोशंस दैट हैव बीन क्रिएटेड इन द माइंड। जो माइंड में पैदा होते हैं, दिमाग में पैदा होने वाली हर खलिश, हर मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको रिमूव करना, इसको कहते हैं रेडरस। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में there have been a lot of discussion whether poets and poetry are of any use in the complexities and miseries of life or not। बड़ी बहस हो चुकी है कि दुनिया के दुखों में, दुनिया की मुसीबतों में पोएट्री का क्या रोल है। देखिए, सब मानते हैं कि पोएट्री जो है वो एक इमेजिनेटिव आर्ट,
ये लावा ऑफ इमेजिनेशन है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंगली इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग व्हिच टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस प्री-कलेक्टेड इनटू ट्रंक्विलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि पोएट्री जो है ऑटोमेटिकली आपके दिलो दिमाग और फीलिंग्स और इमोशंस के अंदर एक ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पैदा हो जाता है फीलिंग का, फिर आप उसको लिखते हैं। ये एक इमेजिनेटिव आर्ट सब मानते हैं। अब देखिए जरा इमेजिनेशन का रोल क्या है आपकी जिंदगी में। क्या इमेजिनेशन को निकाल के, थिंकिंग को निकाल के, आइडियलिज्म को निकाल के आपकी दुनिया कैसी होगी? लाइक अ मशीन। इफ देयर इज नो एक्साइटमेंट इनटू योर लाइफ, just check your life. Where you are standing, what's your status? If there is no excitement into your life, all time you are serious enough, sad enough, and facing different miseries of life. All time, no excitement, no refreshment, no imaginative excitement. Where we need food, there we also need mental excitement, mental refreshment. जैसे में वो चाहिए खाना पीना, इसी तरह में कुछ क्रिटिक्स ने तो पोएट्री को रूह की ग़िज़ा बोला है। जो पोएट्री के बहुत ल्यूनेटिक लवर है वो तो इसको बोलते हैं कि ये रूह की ग़िज़ा है। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने तो पोएट्री को गॉड कह दिया, गॉडेस कह दिया, हीलर कह दिया, मदर कह दिया, गार्डियन कह दिया। उसने तो पोएट्री को सब कुछ को कह दिया जो डिविनिटी के पास, जो अल्लाह है, वो खुदा उसने कहा, फ्रेंड कहा, हीलर कहा। उसने तो पोएट्री को सब कुछ ओढ़ना बिछौना बना दिया। चले वो हम कहते हैं कि चले ओवर है, लेकिन इस प्रैक्टिकल लाइफ में आप पोएट्री को देखें। उसने लिखा सम आर ऑफ द व्यू दैट द पोएट्स आर वर्थलेस पीपल। कुछ कहते हैं कि पोएट बेकार लोग, एंड सम कंसीडर देम एन एसेंशियल नीड ऑफ लाइफ। कुछ समझते हैं कि जिंदगी की बुनियादी जरूरत है ये। However, Heaney is a defender of poetry. ताहम हेनी ने पोएट्री को डिफेंड किया and he gives some lively ideas to prove his viewpoint. उसने कुछ लाइव आइडियाज पेश किए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए, and he has been quite successful in defending poetry. और कामयाब रहा वो पोएट्री को डिफेंड करने में। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले पोएट्री के ऊपर जो चार्ज लगाया गया पोएट्स के ऊपर, उन्होंने कहा कि पोएट्स आर द आइडल पीपल ऑफ द सोसाइटी। नकम्मे लोग होते हैं माशरे के। ये था चार्ज पोएट्स के ऊपर, क्योंकि कोई काम नहीं करते, सिर्फ ये पोएट्री को लिखना पढ़ना, इसमें क्या कोई काम है? इसमें आप अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, किसी का फायदा कर रहे हैं आप। ये चार्ज है पोएट्री को। देखें जरा, they are generally considered to be worthless. To demand a utilitarian and pragmatic approach from poetry has been as old as Plato. पोएट्री इतनी पुरानी है जितनी प्लेटो। प्लेटो से भी पहले पोएट्री थी। प्लेटो ने तो पोएट्स और पोएट्री को बैन करवा दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटो हैड बैनिश्ड द पोएट्स फ्रॉम हिज रिपब्लिक। अपनी रियासत से उसने बैन करवा दिया था। उसने कहा ये लानती लोग, तो पोएट, इनको कत्ल कर दो, फांसी लगा दो, मार दो, जलावतन कर दो। इन्होंने नौजवान नस्ल को भटका दिया, इन्होंने नौजवान नस्ल को पटरी से उतार दिया। ये बनते हैं लवर, ये बनते हैं लुनेटिक, ये बनते हैं इसी तरह के मुआशरे चलाते, ये बन जाते हैं इमोशनल, ये बन जाते हैं सेक्सुअल। ऑल दैट ये अटैक्स पोएट्री इन सच अ वे। इस तरीके से पोएट्री को अटैक करता है। But ironically, his argument was that poetry took us away from the idea. ये प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री हमें हकीकत से दूर ले जाती, हकीकत से दूर लेके जाती। और while poetry is in fact the word of ideal, जो पोएट्री है वो तो आइडियल वर्ड है।
अब आइडियल का मीनिंग आप जरा अपने दिमाग में सोचें कि अब हम किसी को कहते हैं फलां मेरा आइडियल है, इट मीन्स कि मेरी वो बड़ी आइडियल पर्सनैलिटी है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, ऐसे को पसंद करता हूँ। तो हम आइडियल का मीनिंग इस अंदाज से देखें। इसके बाद इसको फिर डिफेंड किया, एरिस्टोटल ने डिफेंड किया, तो उसने कहा दुनिया की हर चीज़ आइडिया से स्टार्ट होती है। आपने मोबाइल बनाना है, पहले आइडिया आएगा माइंड में, फिर आप मोबाइल बनाएंगे। आपने घर बनाना है तो पहले नक्शा बनाते हैं, नक्शा एक आइडिया के नाम, ठीक है। आप किसी पार्क को काट छांट के साफ सुथरा करके उसको खूबसूरत करते हैं तो पहले एक आइडिया होता है माइंड में। जिस बंदे के माइंड से आइडिया निकल गया वो बंदा कोई काम नहीं कर सकता, उसके माइंड का स्टैंडर्ड ही खत्म हो जाएगा कि मैंने फलां चीज को कैसे खूबसूरत बनाना है। एक जो पेंटर होता है जब एक तस्वीर बनाता है तो उसके माइंड में पहले एक आइडिया आता है, और अगर आइडिया नहीं होगा तो वो लाइनें कैसे ड्रा करेगा। तो जो लाइंस को ड्रा करना, पेंसिल चलाना, वो है पेशरफ, उसको कहते हैं एक्शन, उसको कहते हैं। एक जो मामार होता है वो आइडिया लेगा कि मैंने ऐसा कमरा बनाना है, वो ईंटें लगाएगा और उसी तरह की वो उसी अपने आइडिया को फॉलो करता हुआ वो उसकी तामीर करेगा। मतलब ये हुआ कि कंक्रीट वर्ल्ड बनी कैसे, आइडिया के थ्रू। कंक्रीट वर्ल्ड ये है जो हमें नजर आ रही है, यानी कि दुनिया में हर चीज की क्रिएशन एक आइडिया से हुई है। तो आइडिया का वर्ड प्लेटो ने पोएट्री को तो अटैक किया, तो आगे पोएट्री की जो डिफेंडर है जिसमें एरिस्टोटल भी है, जिसमें ये शीमा सैनी भी, उसी के आइडिया को लेके सबसे बेस्ट बुनियादी तौर पे जिसने पोएट्री को डिफेंड किया वो एरिस्टोटल। उसी के आइडियाज को फिलिप सिडनी ने भी दिया और उसने भी उसी के आइडिया, उसी के कंधे पे गोली चलाई। और इसमें भी उसी तरह उसने कहा कि आइडिया को इस कदर आप अटैक ना करें, आइडिया इस कदर नेगेटिव नहीं होता, आइडिया जो है वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ पहला कदम होता है। अगर आइडिया को दुनिया से निकाल दें, अल्लाह के माइंड, अल्लाह ने भी पहला अपना आइडिया शेयर किया था कि मैंने एक मखलूक बनानी अपना नायब फरिश्तों के साथ, वो भी तो पहले ये दुनिया सारी आइडिया की क्रिएशन है। इसके अलावा इस दुनिया में बाकी तो सब क्रिएशन है, यानी अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान आगे से जो चीजें बना रहा है वो इनडायरेक्टली तो अल्लाह की है, लेकिन बाय द मींस, बाय द मीडियम ऑफ मैन, चेयर एंड टेबल एंड ऑल दैट, दिस इज थ्रू मीडियम ऑफ मैन, इंसान के जरिए गॉड हैज क्रिएटेड, अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है। अब ये है कि अगर हम पीछे देखें तो पीछे पड़ा हुआ है आइडिया। इंसान एक एक छोटी छोटा खिलौना भी बनाता है ना, ये भी बनाएगा तो पीछे एक आइडिया। Ideal word is the first step for the word of action, for the word of concretion, concrete word की तरफ पहला स्टेप है। एक बात, उसके बाद प्लेटो कंसीव दिस वर्ड एज अ वर्ड ऑफ इल्यूजन। प्लेटो कहता है कि दुनिया धोखा है। उसके बाद दिस इज नॉट द रियल वर्ड, ये प्लेटो का सेक है। इट इज एन इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ एन आइडियल वर्ड। उसने कहा ये दुनिया जो है ना आइडियल वर्ड की कॉपी है, वो भी नाकस, इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द आइडियल वर्ड, नाकस कॉपी है, आइडियल वर्ड की नाकस कॉपी है। यानी उसने कहा ये कॉपी है, कॉपी और असल में बड़ा फर्क होता है। तो अब बात असल में ये है कि अगर ये दुनिया एक कॉपी है और इस वर्ड को लेके आप दुनिया को अटैक कर रहे हो तो फिर हर चीज ही तो कॉपी है, असल तो सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी अल्लाह के बाद हर चीज जो है वो कॉपी है। फिर कुछ क्रिटिक्स ने जाके बात की कि ये क्या कि हर बात को अल्लाह के साथ मिला लेते हैं, आइडिया तो हुआ तो अल्लाह के साथ आइडिया मिला दिया। तो फिर टीएस एलियट एक और क्रिटिक आया, उसने कहा कि अल्लाह का, अल्लाह भी क्रिएटर है, बंदा भी क्रिएटर है, अल्लाह भी मेकर है, बंदा भी मेकर है, लेकिन फर्क ये है गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर्स, गॉड इज द मेकर ऑफ द मेकर्स। और अल्लाह की आइडिया में परफेक्शन है, हमारे आइडिया नाकस। अल्लाह तो क्रिएटर ऑफ क्रिएटर है, जैसे इज़मैंडियस के अंदर इज़मैंडियस ने कहा था आई एम द किंग ऑफ द किंग्स, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर्स। ये क्या यहाँ पे पता लिखता है जी मेड बाय चाइना, एक्चुअल मेड बाय अल्लाह होती है हर चीज, लेकिन ये जो दुनियावी मेड इन है वो है सब क्रिएशन।
इसको अगर आप मेड वो मेकर लें कि किसने मैन्युफैक्चरर कौन है, बनाने वाला कौन है, तो अगर आप इस चीज को लें तो ये जो दुनिया की मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेकर्स हैं, और चाहे शायर है, चाहे कोई पेंटर है, चाहे कोई और मैन्युफैक्चरर है, कोई भी, वो वर्ल्डली मेकर है। गॉड का और उस मेकर का फर्क ये है, गॉड इज द मेकर ऑफ द मेकर्स। आइडिया एंड ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह परफेक्ट है, अल्लाह का आइडिया भी परफेक्ट है, अल्लाह की क्रिएशन भी परफेक्ट है, लेकिन अगली क्रिएशन जो बाय मींस ऑफ पीपल क्रिएट हो रही है ना, वो नाकस है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कल ही मैं एक फिलॉसफी पढ़ा रहा था कि आइडिया में अल्लाह बसता है, ये एक फिलॉसफी है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ईमान यकीन, हाँ एक चीज है। वहां पे एक राइटर ने लिखा, आइडिया इज क्रिएटेड बाय अल्लाह, समटाइम आइडिया कम्स फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी, एंड समटाइम जो बुरे आइडियाज होते हैं वो तो नहीं फिर अल्लाह की तरफ से। बुरे आइडियाज, सैटनिस्टिक आइडियाज कम फ्रॉम इवल फोर्सेस, वो शैतान की तरफ से भी आते हैं। आइडियाज आल्सो कम फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी। तो अब जो आइडिया है, इंसान के आइडिया के अंदर क्योंकि मिलावट होती है, और एक तो अल्लाह ने इसको पैदा किया, और ये इसकी आइडिया, इसके आइडियाज के अंदर अगर परफेक्शन हो जाए तो फिर अल्लाह का और बंदे का फर्क क्या रहेगा? परफेक्ट तो कोई भी नहीं, ये तो खुदा का पुतला है। ये इस तरह कॉपी के वर्ड को लेके पोइट्री को अटैक किया प्लेटो ने, और सब जो मॉडर्न इस वक्त के साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, वो भी ये कहते हैं, लो जी पोइट, ड्रामाटिस्ट और प्रोज राइटर, ये लिटरेचर पढ़ने वाले, ये सारे ख्याली लोग होते हैं। लेकिन अगर ये सारे इमेजिनेटिव लोग होते हैं तो घरों में जाके शाम को जाके सारे अपने कमर में वेले होके मौसीकी क्यों सुनते हैं, मौसीकी क्यों पढ़ते हैं? चले अगर सारी मौसीकी गलत है फिर इकबाल की पोइट्री बड़े बड़े दानिश्वर क्यों पढ़ते हैं? फिर बुल्ले शाह के कलाम मसारत के अंदर मिंबरों पे लोग क्यों कोड करते हैं? फिर क्यों बड़े बड़े औलिया के कलाम, सूफियाना शायरी लोग क्यों पढ़ते हैं? फिर सुबह सुबह मसारत के अंदर नाते क्यों पढ़ते हैं? ये जो नाते हैं, ये जो हमदे हैं, ये जो सूफियाना कलाम है, जो इकबाल की पोइट्री है, जो ये फिलोसफी है, ये सारी बेफजूली है। पोइट्री के अंदर उसने कहा कि एक्शन ही कोई नहीं है। क्यों एक्शन नहीं है? पोइट्री, इकबाल की पोइट्री ने सोई हुई कौम को जगाया, तो वो जगाने वाला एक्शन नहीं है। पढ़ने के बाद कई कई बड़े लोग पोइट्री पढ़ के रास्ते पे आ जाते हैं कि सारी पोइट्री गुमराही करती है। पोइट्री को जब क्लासिफाई करेंगे तो पोइट्री के ऊपर वो जो एक मुआशिकाना आशिकी वाली पोइट्री है, बस उसी को लेके उन क्रिटिक और फिलोसोफर और बाकी सब ने अपने मौकफ को आम लोगों के अंदर साबित कर दिया कि पोइट्री सारी गुमराह करती है। वो बोली जाती है कि ये मसाजिद के मिंबरों के ऊपर भी पढ़ी जाती है, ये हमदों की शक्ल में भी होती है, ये नातों की शक्ल में भी होती है, ये सूफियाना कलाम की शक्ल में भी होती है, वो सारा भूल जाती है। और जो दुनियावी पसंद लोग अगर इस एंगल से अगर हम बाहर निकले तो वो क्यों सोते हैं मौसीकी, रात को जाके रात के 2-2 बजे तक वो यूट्यूब पे गाने सुनते रहते हैं, और उनके मोबाइल्स के अंदर गाने होते हैं, वो गाने गुनगुनाते रहते हैं, वो गाने सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। व्हाई दे आर डूइंग ऑल दैट? हमारे माइंड को भी तो कुछ चाहिए, एक्साइटमेंट, रिफ्रेशमेंट। बहरहाल मैं उसको डिफेंड कर रहा, हमारे माइंड को कुछ चाहिए, इससे मुराद मैंने ये लिया कि ये एक ऐसा मीडियम है पोइट्री कि जिसके अंदर एक एक्साइटमेंट है। हर किस्म की पोइट्री, अब बड़े लोग जो हैं वो सूफियाना कलाम पढ़ के झूम जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे काम कर करके ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसको बैलेंस करती है समटाइम पोइट्री, समटाइम वर्सिफिकेशन, तो ज्यादा असर करती है हमारे दिलो दिमाग को, क्योंकि पोइट्री के रिदम का और राइम का डायरेक्ट अटैक हमारे दिलो दिमाग के ऊपर होता है। इसलिए वो जब एक मौलवी भी स्पीच कर रहा होता है तो दरमियान में वो बस कोट जब करता है ना, तो वो कोट करके असल में दिलो दिमाग पे अटैक कर रहा होता है ऑडियंस के,
कि इनके दिलो दिमाग को ये बात टच करे, जो इस वक्त गैर संजीदा भी बैठा हुआ है वो भी एक्टिव हो जाए। Life raises questions and poetry gives their answers. लाइन पेज नंबर 138 पे पहला पैराग्राफ है, जिंदगी सवाल पैदा करती है और पोएट्री उसके जवाब देती है। अब कहते हैं कि पोएट्री जो है इसके अंदर कोई ऐसा सवाल जवाब है ही नहीं। देखिए जरा, कीनी आ डिटेक्टिव पोइट, डिटेक्टिव पोइट वो होता है जो सबक देता है, पोएट्री हमें सबक देती है। देखिए कैसे सबक देती है। He believes that poetry gives lessons. On the one hand, he believes in the mystic sixth sense given by poetry, and on the other, he believes in the didactic responsibilities of poetry and of the poets. This approach of Heaney is blend of romantic and classical. एक बात तो यह है कि पोएट्री हमारे सिक्स सेंस को एक्टिव करती है और सिक्स सेंस पे जाके बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, बड़े बड़े हमें अननोन किस्म के मैसेजेस मिलते होते हैं। We get lesson from there. सिक्स सेंस असल में जब पोइट्री हम पढ़ते हैं तो वो हमारी एक्टिव हो जाती है, उस अक्सर औकात वो सोई रहती है, लेकिन जब वो जागती है ना तो कमाल का आइडिया पकड़ती है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश होती है, पूरी एनर्जी में होती है। जब जागती है तो एक जबरदस्त आइडिया लेती है, एक जबरदस्त एक्साइटमेंट लेती है, जबरदस्त नॉलेज को पिक करती है सिक्स सेंस। उसके बाद उसने अगले पैराग्राफ में शीमा सैनी डिफेंड्स पोएट्री ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स यूटिलिटी। उसने कहा कि पोएट्री का यूटिलिटी फायदा भी है। He says that word of imagination and the word of fact are two aspects of reality and both are equally important. उसने कहा जहाँ पे हमें वर्ड ऑफ रियलिटी चाहिए वहाँ पे हमें वर्ड ऑफ इमेजिनेशन के बगैर तो मंत्री पागल होता है। इमेजिनेशन वो चीज है जो हमें स्टिलनेस देती है एक्शन की तरफ। इमेजिनेशन इस कदर घटिया नहीं होती है, इमेजिनेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बंदे का इमेजिनेशन ही कोई नहीं है तो वो तो दुनिया में एक कदम नहीं चल सकता, किसी प्रोसीडिंग की तरफ हो ही नहीं सकता। आगे पैराग्राफ है, पोएट्री फोकसेस फ्रॉम डिलाइट टू विजडम नॉट फ्रॉम विजडम टू डिलाइट। पोएट्री क्या करती है, डिलाइट टू विजडम लेके जाती है। मतलब पहले के इंसान की जो हवासे खमसा उसके अंदर एस्थेटिसिटी आती है, इससे जमालियात एक्टिव होती हैं जिसको डिलाइट और एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं। और जब इससे जमालियात एक्टिव होती हैं अंदर ही अंदर एक डिलाइटमेंट महसूस होती है, तो वो आगे जाके इंसान को विजडम देती है, सहानत देती है, अकल देती है। ऐसा नहीं है कि अकल से इंसान डिलाइट की तरफ आता है, डिलाइट से इंसान अकल की तरफ जाता है पोएट्री के अंदर। अगले पैराग्राफ में लाइफ क्रिएट एंजाइटीज, पोएट्री ट्राइज टू रिलीव देम। जिंदगी परेशानियां पैदा करती है और शायरी उन परेशानियों से जान छुड़ाती है बंदे की। इसी 138 पेज के लास्ट वाला पैराग्राफ, A work of art is created when man is neither fully awake nor fully asleep. आर्ट का काम तब पैदा होता है ना इंसान मुकम्मल तौर पे जागा होता है ना सोया होता है। यानी कि पोइट्री तब आती है जब एक इंसान जो है हाफ स्लीपी हाफ अवेकनिंग सिचुएशन में होता है, उसका कॉन्शियस और उसका अनकॉन्शियस दोनों मिल जाते हैं। देन वन बिकम्स एबल टू कंपोज पोएट्री, टू राइट पोएट्री। दिस इज अ क्रिएटिव स्टेट, ये एक तख्लीकी हालत होती है। शायरी जब नाज़िल हो रही होती है, शायरी जब लिखी जा रही होती है, एंड इज आल्सो नोन एज एक्सटेसी। ऐसी हालत को एक्सटेसी कहते हैं, वजद कहते हैं। यानी नाज़िल होना वो तो एक मतलब मैंने इस्लाह इस्तेमाल की कि इसको एक्सटेसी कहते हैं, वजद की हालत होती है। नीदर इज टू मच बाउंड विद रियलिटी नॉट टू मच डिटैच्ड फ्रॉम इट। ना इंसान बहुत ज्यादा रियलिटी के साथ अब जुड़ा होता है, ना रियलिटी से कट ऑफ होता है। अगला पेज 138 पेज के ऊपर पैराग्राफ जो आपने हाईलाइट किया है, Heaney says that poetry is comprehensive। तथा पोएट्री बड़ी जामे है, बड़ी जामे है, इसकी बड़ी इकसाम मैंने बताई है। पोएट्री की इकसाम,
पोइट्री को अगर आप जब एग्जाम में तकसीम करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाए कि हर किस्म की पोइट्री गलत नहीं होगी, सिर्फ एक किस्म की पोइट्री तो आप गलत कह। उसके बाद चंद लाइन छोड़ के नीचे जो हाईलाइट की आपने लाइन नीचे वाले पैराग्राफ, मैन स्टडीज पोइट्री टू अम्यूज हिमसेल्फ एंड टू सैटिस्फाई सोल। इंसान अपने आप को खुश करने के लिए पोइट्री स्टडी करता है और अपनी रूह को सेटिस्फाई करने के लिए, टू सैटिस्फाई सोल। बट इन इज साइकोलॉजिकल स्टेट ही गेट्स विजडम एज वेल। लेकिन जब वो अपनी नफ्सियाती हालत में होता है ना तो वो सहानत को भी पा लेता है, यानी पोइट्री दे रही है सहानत। Thus poetry is the applicable study of life. पोइट्री वाहिद ऐसी स्टडी है जो इंसान को अप्लाई देती है। जबकि मैथ पढ़े, स्टैट पढ़े और केमिस्ट्री पढ़े, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़े, वो आपको अप्लाई क्या देगी, लेकिन ये आपको अप्लाई देगी। वो तो आपने कैलकुलेशन कर करके थके आ रहे, फिर आएंगे पोइट्री की तरफ, पोइट्री आपको रिलीफ दे देगी। लास्ट वाला पैराग्राफ है, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू अ स्टेटमेंट बाय वर्ड्सवर्थ दैट इज पोएट्री हैज अ पर्पस। वर्ड्सवर्थ ने कहा पोएट्री हैज अ पर्पस, पोएट्री का एक मकसद है। इट इज नॉट मीनिंगलेस एक्टिविटी, ये मीनिंगलेस नहीं है, बट दिस पर्पस इज नॉट इम्पोज्ड ऑन पोएट्री। ये जो मकसद है इसको पोएट्री पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंस वर्ड्सवर्थ लिव्स अ पर्पसफुल लाइफ, देयरफॉर व्हाटएवर ही डज हैज अ पर्पस इन इट। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट्री का बानी है, फाउंडर है, उसकी जिंदगी भी बामकसद है और सारी जिंदगी उसने पोएट्री की है, लिहाजा पोएट्री भी बामकसद है। अगर ऐसे बंदे की जिंदगी बामकसद है तो उस बंदे ने जिंदगी में काम ही ये किया पोएट्री का, तो उसकी पोएट्री कैसे बेमकसद हो सकती है। He believes that radix of poetry is inherent in poetry. Radix emerges from poetry as purpose, emerges from heart of Wordsworth and informs his poetry. बहरहाल रेडरस और पोइट्री दोनों आपस में, पोइट्री का काम ही है रेडरस करना, यानी आपको करेक्ट करना। पोइट्री का काम है आपकी गलतफहमी को रेडरस करना, दूर करना, गलतफहमी को दूर करना, आपके नुकसान की तलाफी करना, ये है रेडरस का मतलब। यानी अगर आपके अंदर दुनिया की रियलिटी को काम कर कर के बोरियत और मोनोटनी आ चुकी है तो उसको वो खत्म कर, कंपेंसेट कर देगी, नुकसान पूरा कर देगी, आपकी रूह को सुकून दे देगी, आपको पैसिफाई कर देगी, आपको नॉलेज भी देती है ये, और इसके अंदर एक्शन भी है, फंक्शन भी है, नॉलेज भी है, इसके अंदर मूवमेंट भी है, इसके अंदर आइडियल और इमेजिनेशन जो है, आइडिया और इमेजिनेशन ये बुनियादें हैं दुनिया में हर कंक्रीशन की। ये है कंप्लीट सवाल।